डिबेट लाइव बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। मध्य प्रदेश में अधोसंरचना के विस्तार को लेकर सियासत और बहस दोनों तेज है। सरकार का दावा है कि मुख्यमंत्री मोहन यादव के नेतृत्व में प्रदेश बेसिक डेवलपमेंट से आगे बढ़कर इकोनॉमिक इंजन बनाने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। 26,800 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाएं, एक्सप्रेसवे, रिंग रोड, सिंचाई परियोजनाएं और डिजिटल प्लेटफॉर्म का ये विकास की मजबूत नींव है। यह सिर्फ बड़े दावे, क्या ये प्रोजेक्ट्स निवेश और रोजगार के नए रास्ते खोलेंगे या फिर जमीनी हकीकत कुछ और है? आज हम इसी पर करेंगे चर्चा। सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश में अधोसंरचना अब विकास की रीढ़ बनती नजर आ रही है। सरकार ने 26,800 करोड़ रुपए से अधिक की योजनाओं को मंजूरी देकर साफ संकेत दिया है कि आर्थिक रफ्तार बढ़ाना प्राथमिकता है। लोक निर्माण विभाग के तहत 26,311 करोड़ रुपए की लागत से सड़क, भवन और कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट्स तेजी से आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य गांव और शहर के बीच दूरी कम करना है, जिससे व्यापारिक गतिविधियों को नई गति मिल सके। बेहतर सड़क नेटवर्क और लॉजिस्टिक्स सुविधाएं निवेशकों को आकर्षित करने के साथ साथ स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर भी बढ़ाने में अहम भूमिका निभा रही है। सरकार अधोसंरचना के साथ जन कल्याण को भी जोड़कर देख रही है। प्रदेश में 38,901 आंगनबाड़ी भवनों में विद्युतीकरण की स्वीकृति दी गई है, जिससे बच्चों और महिलाओं को बेहतर सुविधाएं मिल सकेगी। वहीं कृषि क्षेत्र में लंकुदर उच्च दाब युक्त सूक्ष्म सिंचाई परियोजना के तहत 24 गाँव के 9,200 हेक्टेयर क्षेत्र को सिंचाई सुविधा देने की योजना है। इससे किसानों की उत्पादन क्षमता बढ़ने और फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। लोक निर्माण विभाग के अंतर्गत भी विभिन्न विकास कार्यों के लिए 25,164 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अंतर्गत ग्रामीण सड़कों एवं अन्य जिला मार्गों के निर्माण और उन्नयन के लिए लगभग 6,150 करोड़ रुपए, पुलों सड़कों के उन्नयन के लिए 1,087 करोड़ रुपए, भवनों के मरम्मत और विभागीय परिसंपत्तियों के संधारण के लिए 765 करोड़ रुपए, बृहद पुलों के निर्माण की योजना के लिए 16वें वित्त आयोग की अवधि में लगभग 9,950 करोड़ रुपए की स्वीकृति प्रदान की गई है। हालांकि विपक्ष इन दावों पर सवाल भी उठा रहा है। कांग्रेस का कहना है कि बड़े बजट और घोषणाओं के बावजूद कई परियोजनाएं समय पर पूरी नहीं हो पा रही है। उनका आरोप है कि अधोसंरचना के नाम पर कर्ज का बोझ बढ़ रहा है, जबकि रोजगार और आय के स्थायी समाधान अभी भी चुनौती बने हुए हैं। साथ ही पर्यावरणीय प्रभाव और सामाजिक संतुलन को लेकर भी चिंता जताई जा रही है। विपक्ष का मानना है कि विकास का मॉडल तभी सफल माना जाएगा जब उसका लाभ समान रूप से हर वर्ग तक पहुंचे और जमीनी स्तर पर स्पष्ट बदलाव दिखाई दे। देखिए, बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर होता है अच्छी सड़क, साफ पानी, लोगों को रहने के लिए सस्ते किफायती घर और उच्च शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य। तो सरकार ने इस ओर ध्यान दिया। भोपाल में करोड़ों रुपए लगा के मेट्रो चला दी, या सिटी बस में लोग बैठ नहीं पा रहे ढंग से, वो मेट्रो आपकी चलती नहीं है, करोड़ों अरबों रुपए बर्बाद हो गया। 100 मीटर 200 मीटर की दूरी पर आपने स्टेशन बना दी। ये प्लानिंग है आपकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को लेके। लोग पानी से मर रहे हैं, लोग कफ सिरप से मर रहे हैं, लोग हंगर रेट में हिंदुस्तान इतना पिछड़ा है और उसमें भी मध्य प्रदेश के कई जिले कुपोषण की श्रेणी में अव्वल दर्जे में आते हैं। ये आपका विकास है? किस प्रकार का बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर करने चाह रहे हो? तो सवाल यही है, क्या मध्य प्रदेश का इंफ्रास्ट्रक्चर बूम विकास की नई कहानी लिखेगा या फिर ये दावे जमीनी हकीकत से टकराएंगे? क्या ये योजनाएं आम जनता के जीवन में वास्तविक बदलाव लाएंगी? यही है आज की सबसे बड़ी बहस और जवाब छिपा है आने वाले वक्त में। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24। तो चलिए करेंगे इस विषय की चर्चा की शुरुआत हम। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। मोहित गर्ग जी है, बीजेपी के प्रवक्ता हैं, स्वागत करता हूं मैं उनका। आनंद जी है हमारे साथ, कांग्रेस के प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूं। अनूप दुबेलिया जी है हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार, उनका भी स्वागत करता हूं। अनूप जी, मेरा पहला सवाल आप ही से है। लगातार जो वादे और दावे गिनाए जा रहे हैं मध्य प्रदेश में कि इंफ्रास्ट्रक्चर में तेजी से विकास कर रहा था, धरातल में उसकी तस्वीर आप कैसे देख पा रहे हैं? क्या वाकई में इससे वहाँ पे कुछ इसका असर दिखा है?
जी, मेरी आवाज आ रही है पुलिस जी? जी। देखिए, निश्चित रूप से आपने स्वयं जो मेरे से सवाल किया उससे मैं जवाब भी छिपा है। वादे और हकीकत। मध्य प्रदेश की जहां तक बात करें तो मैं भाजपा सरकार के कार्यकाल की बात करूं, जो 4 मुख्यमंत्री हुए हैं उनकी रफ्तार और दिग्विजय सिंह सरकार की 10 साल की रफ्तार की बात करूं, तो निश्चित रूप से भाजपा के जो 4 मुख्यमंत्रियों के मुख्यमंत्री काल में जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर जो जैसा कि श्री राहुल गांधी जी ने बताया था, निश्चित रूप से उसमें कहीं ना कहीं बढ़ोतरी तो हुई। अब बात करते हैं वादे और हकीकत की, तो मध्य प्रदेश सरकार के साथ एक सबसे बड़ी तकनीकी दिक्कत ये है कि जिस प्रकार से राजधानी में जो 90 डिग्री के पुल की बात करते हैं अपन, तो इंडियन रोड कांग्रेस के नॉर्म्स को फॉलो नहीं किया जाता है। एक बड़ी टेक्निकल दिक्कत है। मैं जहां तक मानना है कि विशेषज्ञों को बुला के बाकायदा जो 800 करोड़ की बात कर रहे हैं, गांव से शहर को जोड़ने की बात कर रहे हैं, तो इसमें निश्चित रूप से मेरा सा मानना है कि चूंकि जनता हर एक मध्य प्रदेश वासी से जुड़ा हुआ मामला है, तो एक ब्लूप्रिंट सरकार को जारी करना चाहिए। बड़ा मामला है, बड़ा संवेदनशील मामला है जी। उसमें गांव से पलायन रोकना पड़ेगा। सब जो बुनियादी बात है, गांव से पलायन रोकना पड़ेगा। ऐसा नहीं हो कि गांव के लोग जो है, गांव की जो संपदा है वो शहरों तक आती है, सब्जियां आती हैं, फल आते हैं। इसके अलावा जो है लोगों को आपने देखा होगा कि जो शहर में रियल एस्टेट में जो एक एक्सट्रीम जो बूम आया था, वो उसका सबसे बड़ा कारण ये था कि जो पलायन था गांव से वो बढ़ा था 2006 के बाद से। तो सरकार को सबसे पहले इसके लिए ब्लूप्रिंट जारी करना चाहिए ठीक है। और बहुत बारीकी से देखना चाहिए, तभी वो वादे और हकीकत की बात हम कुलेश्वर जी बता सकेंगे। ठीक और है। इसके लिए प्रॉपर एक विशेषज्ञों की समिति बनाई जानी जी। चाहिए, जिसमें इंडियन रोड कांग्रेस से जुड़े रहे लोगों को शामिल करना बेहद जरूरी है। ठीक है मोहित जी, क्या लगता है जो सड़क और एक्सप्रेसवे, क्या इससे रोजगार भी बढ़ा है या सिर्फ कनेक्टिविटी बढ़ी है मध्य प्रदेश में? नमस्कार जी। कुलेश्वर जी, देखिए, सड़कें मूलभूत संरचना का सबसे इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है। सड़कें सिर्फ आवागमन के लिए ही आवश्यक नहीं है। गांवों और शहर में, जैसे अनूप जी ने अभी एक विषय उठाया पलायन का, तो गांव से जो ग्रामीण युवा हैं या ग्रामीण लोग पलायन इसलिए करते हैं कि वहां पर विकास ना होने से वहां पर उनके स्वयं के विकास की या व्यापार व्यवसाय की संभावनाएं कम हो जाती हैं। तो उन्हें लगता है कि हमें बेहतर सुविधाएं या बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर और बेहतर जरूरतें हमारी शहर में पूरी होंगी, तो इसलिए वो पलायन करते हैं। मैं आपको इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर बात करूं, सबसे पहले इसका विजन हमारे श्रद्धेय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के विजन को मैं नमन करता हूं। प्रधानमंत्री सड़क योजना, आप भी इसी प्रदेश के हैं, मैं भी इस प्रदेश में जन्मा हूं, यहीं पला हूं। एक जमाना था कि हम लोग गांव में सिर्फ जीप से या मोटरसाइकिल से जा सकते थे। आज आप भी प्रदेश में रहते हैं, आपने देखा होगा, आप मध्य प्रदेश के किसी भी गांव में आप जाना चाहें, छोटी बड़ी किसी भी तरह की कार, वाहन, जीप, मोटरसाइकिल, जैसे आपको जाना हो आप बहुत कंफर्टेबली जा सकते हैं। वहीं अगर गांव का आदमी को अगर इलाज की आवश्यकता पड़ती है और उसको पहले शहर में आना होता था, तो उसके पास कोई सुविधा नहीं होती थी, सड़क नहीं होती थी, वो आ नहीं सकता था। आज की डेट में वो उसी तेजी से शहर की तरफ आ सकता है, चाहे उसको व्यापार व्यवसाय करना हो, चाहे इलाज की आवश्यकता हो या किसी भी अन्य कारण से आना पड़ता, तो उसके लिए रोड इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। और आपने देखा होगा मध्य प्रदेश, एक जमाना था महाराष्ट्र के, गुजरात के लोग आते थे तो कहते थे हम सो रहे होते थे, और जहां गड्ढों की भड़बड़ाहट होती थी गाड़ियां समझ जाती थी मध्य प्रदेश में एंट्री हो गई। आज गुजरात और महाराष्ट्र के लोग कहते हैं कि हमारे यहाँ सिर्फ बेहतर सड़कें मध्य प्रदेश की हो गई हैं। और ये सिर्फ मैं नहीं कह रहा हूं, आप देख लीजिए, आप पहले मान लीजिए भोपाल से इंदौर जाते थे कितना समय लगता था, भोपाल से आप नागपुर की तरफ जाते थे कितना समय लगता था। तो अन्य राज्यों से कनेक्टिविटी आप देखें तो जो हाईवेज हैं, स्टेट हाईवे हो गए, नेशनल हाईवे हो गए, जो ग्रामीण सड़क हो गई, उसकी कनेक्टिविटी का कारण, उसकी कनेक्टिविटी से आप देखें मध्य प्रदेश का जो विकास का सबसे बड़ा रीजन रोड कनेक्टिविटी है। ठीक है, ठीक है, चलिए हम अब आनंद जी के पास चलते हैं। आनंद जी, कहाँ पे आप लोगों को संदेह दिख रहे हैं? क्योंकि देखिए, निश्चित तौर पे जो दिखता है वही बिकता है। सरकार का प्रयास है कि हम मध्य प्रदेश को एक अलग चमक दें और इस दिशा में लगातार वो काम भी कर रहे हैं और अपने काम को गिना भी रहे हैं। आप लोगों को कहाँ पे कमी दिखती है और क्या सुधार करने की आवश्यकता है, ये भी बता दीजिए। पिछले 25 साल से बीजेपी की सरकार है, तो इंफ्रास्ट्रक्चर आज भी रोजगार देने के लिए कहाँ है? युवा तो बेरोजगार है, किसानों की फसलें समय में पहुंच नहीं पाती है, महिलाओं को आप 1500 रुपए देके उनके लिए कोई रोजगार के साधन उपलब्ध नहीं करा पाए। तो आप इंफ्रास्ट्रक्चर से अगर पूरे प्रदेश की कल्पना कर रहे हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर सिर्फ रोड से डेवलप हो जाएगा,
तो मुझे लगता है ये संभावना दिखती नहीं है, क्योंकि पिछले 25 साल का जो ट्रैक रिकॉर्ड है बीजेपी का वो आप देख लीजिए। महंगाई में कहाँ लगाम लगा पाई मध्य प्रदेश सरकार, कहाँ उन्होंने डीजल पेट्रोल में एक्साइज कम की, कहाँ उन्होंने इंडस्ट्रिया लगाई। मेरे को एक इंडस्ट्रियल एरिया बीजेपी बता दे जो पिछले 25 साल में इन्होंने एक इंडस्ट्रियल एरिया डेवलप किया हो जहां लोगों को रोजगार मिला हो, स्वच्छ पानी मिला हो, सस्ती बिजली मिली हो। उसमें तो सरकार फेल है। रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर भी आपने टोल रोड पे दे रखा है जिसमें लोगों को 4-4 गुना टोल देना पड़ता है। तो सरकार का क्या योगदान है इसमें? जो है जनता का योगदान है। और आप तो केयर टेकर है, उसके बाद भी आपने मेट्रो का, राहुल राज जी ने बोला इंदौर में मेट्रो ट्रेन का जो 900 करोड़ का प्रोजेक्ट था वो 1700 करोड़ का हो गया। तो आप देखिए ना, करोड़ अरबों में सरकार ने जो पैसे का नुकसान किया है। भोपाल का ब्रिज देख लीजिए, भोपाल की मेट्रो देख लीजिए, इंदौर का BITS देख लीजिए, जहां 10 साल में लोग परेशान हो गए और उसके बाद कोर्ट को डिसीजन देना पड़ा कि BITS हटाइए। ठीक है, चलिए मोहित जी कुछ बोलना चाह रहे हैं आपकी बातों का। ठीक है, मोहित जी से ले लेते हैं, फिर मैं वरिष्ठ पत्रकार के पास लौटूंगा। मोहित जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। देखिए, विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं होता, ये भूल जाते हैं। जब इनके वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह जी प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, सड़कों की क्या हालत थी, सरकार में बिजली की क्या हालत थी। 6 से 10 घंटे जनरेटर चलते थे। आज की डेट में आप बताइए, आपको शायद बिजली फ्लक्चुएट भी नहीं होती, लाइट जाना तो बहुत दूर की बात है, जब तक कि कोई तकनीकी रूप से 2 मिनट 4 मिनट का कोई सब स्टेशन में फॉल्ट नहीं आ जाए। तो बिजली की उपलब्धता, अब हम दूसरे प्रदेशों को बिजली दे रहे हैं। एक जमाने में हम हिंदुस्तान के हर प्रदेश से बिजली खरीदते थे, उसके बावजूद भी बिजली उपलब्ध नहीं थी। किसान अपने खेतों में सिंचाई नहीं कर सकता था। और जहां तक किसानों की आप बात कर रहे हैं, मोहित जी इनके मोहित जी कांग्रेस प्रवक्ता हमके तमाम बातों से वाकिफ है, लेकिन उनका एक ही चीज का कहना है, क्या स्थानीय स्तर पर युवाओं को रोजगार मिल रहा है, क्या स्थानीय स्तर पर जो मूलभूत सुविधा है वो आम लोगों को मिल रहा है? इस पर वो प्रश्न चिन्ह खड़े कर रहे हैं। देखिए, देश की जो इकोनॉमी है, हम आज दुनिया में चौथे नंबर पर आ गए। तो दुनिया में चौथे नंबर पर दिल्ली बंबई शहरों से नहीं आ गए। जो देश के गांव के अंतिम छोर पर व्यक्ति रहता है उसका भी उसमें योगदान है। हर प्रदेश का योगदान है, हर शहर का, हर जिले का वहां पर योगदान है, तब जाकर देश की इकोनॉमी चौथे नंबर पर पहुंची है जी। आप बताइए किस फील्ड में देश ने प्रगति नहीं की है? चाहे आप मेक इन इंडिया हो, चाहे सैटेलाइट का वो हो, चाहे IT सेक्टर हो, किस क्षेत्र में हिंदुस्तान ने प्रगति नहीं करी? और उसी का नतीजा है कि आज हिंदुस्तान की जो दुनिया में इज्जत है, उसका बहुत बड़ा कारण है देश की जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट और जो प्रगति हुई है, जो हमारी इकोनॉमी चौथे नंबर पर पहुंची है, उससे भी देश की दुनिया में जो ठीक है। मोहित जी मैं लौटूंगा आपके पास। छोटा सवाल जो मैं अनूप जी से ले लेता हूं। अनूप जी, सड़क, सिंचाई और डिजिटल, किसका असर सबसे ज्यादा दिख रहा है मध्य प्रदेश में? फिर से सवाल करें। सड़क, सिंचाई और डिजिटल, सबसे ज्यादा असर किसका दिख रहा है मध्य प्रदेश में? देखिए, असर की जहां तक बात करें तो सड़क, सिंचाई, डिजिटल की बात करें, मोहित जी को एक बात बताना चाहता हूं कि ताजे आंकड़े अर्थव्यवस्था के देखते हैं आप, तो उसमें चौथे नंबर की तो कहीं जिक्र नहीं है। दूसरी बात ये बताना चाहता हूं कि डिजिटल की जहां तक बात करें तो डिजिटल तो जब से डाटा फ्री है, क्या कहते हैं, जब से मतलब दूरसंचार क्रांति हुई तब से डिजिटल की बात है। डिजिटल में योगदान निश्चित रूप से देश में डिजिटल क्रांति का UPA सरकार का था। और रही बात इसकी सिंचाई की, हाँ निश्चित रूप से जब मध्य प्रदेश सरकार में शिवराज सिंह चौहान के मुख्यमंत्री में जो कृषि कर्मण अवार्ड की जहां तक बात आई थी, तो निश्चित रूप से सिंचाई का ग्राफ तो बढ़ा था। सिंचाई का ग्राफ कंपैरेटिवली कांग्रेस सरकार के कार्यकाल की तुलना में सिंचाई का ग्राफ बढ़ा था। लेकिन उसका दूसरा पहलू यह था कि किसानों की जो प्रगति थी, जो खेती को लाभ का धंधा बनाने की बात दावे किए गए थे, वो जमीन पर नहीं उतर पाए थे। यथार्थ के धरातल से कोसों दूर थे। अब मैं आपको बार बार बता रहा हूं कि निश्चित रूप से मोहन यादव जी की सरकार ने पिछली कैबिनेट में जो सभी वर्गों के से जुड़े जो फैसले लिए थे, यदि उनकी प्रॉपर मॉनिटरिंग हो जाती है और मैदानी क्रियान्वयन सही तरीके से हो जाता है, तो निश्चित रूप से प्रदेश को बहुत फायदा होगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा। ठीक है। आनंद जी अपनी बात पूरी करिएगा, आप कुछ बोल रहे थे। मोहित जी ने एक बात बहुत बढ़िया बोली कि दिग्विजय सिंह जी सरकार, अरे सरकार में आप है प्रभु, आपकी जवाबदारी बनती है कि 25 साल में आपने क्या किया। आप कांग्रेस के नाम से कब तक रोएंगे? आपने 25 साल में प्रदेश की प्रगति में सबसे बड़ा प्रदेश का कर्जदार बना दिया जनता को। उसका क्या जवाब है? हर महीने कर्ज लेना पड़ता है। इनकमिंग सोर्सेस कहां है प्रदेश के?
25 साल में आप उधार लेकर घी पी के ही लोगों को बांट रहे हो, जनता पे कर्ज बढ़ा रहे हैं, क्योंकि आपकी सरकार तो चली जाएगी, भुगतना तो जनता को पड़ेगा, उसका क्या होगा? ठीक है, इसका चलिए जवाब जवाब ले बताइए। लेते हैं मोहित जी से। ठीक है मोहित जी, देखिए जब बड़े प्रोजेक्ट आते हैं तो निश्चित तौर पे पैसे की आवश्यकता भी होती है और कर्ज लेना तो सामान्य हर सरकार देती है, लेकिन इसमें संतुलन कैसे बना रहे हैं आप लोग? जो आनंद जी ने कहा, मैं सिर्फ तुलना कर रहा था जी और बहुत सिंपल एक ही जवाब है। अगर हमारी कार्य प्रणाली से, हमारे विकास के मॉडल से देश की, प्रदेश की जनता खुश नहीं होती तो जहां आनंद जी बैठे हैं वहां हम बैठे होते। ये एक लाइन में उसका जवाब है। दूसरी इनकी बात, जो दिग्विजय सिंह जी की बात मैंने कही थी, मैं सिर्फ कंपेयर कर रहा था कि तब प्रदेश कहां था और आज प्रदेश कहां है। क्योंकि आज प्रदेश की प्रगति कई गुना आगे बढ़ गया है प्रदेश, इसी के चलते आज हम सरकार में लगातार 5वीं बार बैठे हैं। तो मैं खाली इन्होंने क्या किया था वो बता रहा था और हमने क्या किया उसकी तुलना कर रहा था। जी लोग तो भूल गए, दिग्विजय सिंह जी को लोग भूल गए। लोग उस काले दिनों को याद भी नहीं करना चाहते कि प्रदेश में क्या स्थिति थी, कितना अंधकार होता था प्रदेश में, सड़कों की क्या हालत थी, हेल्थ सर्विसेज की क्या हालत थी, बिजली की क्या हालत थी, और आज क्या हालत है प्रदेश की। ठीक है आनंद जी, आप लोगों के समय जो है पूरा अंधकार था, भारतीय जनता पार्टी जो है चमक ला रही है, जवाब दे दीजिए। बिजली पहले 3 रुपए यूनिट मिलती थी, आज 12 रुपए यूनिट मिल रही है, और भैया सरकार दूसरी जगह बेच रही है बिजली। तो स्थानीय लोगों को क्या फायदा दिया सरकार ने? एक परियोजना बता दे जो दिग्विजय सिंह जी सरकार के बाद भारतीय जनता पार्टी ने एमपी मध्य बिजली उत्पादन के लिए चालू करी हो। एक परियोजना का नाम बता दे, अगर ये इतनी बात करते हैं तो बताइए, इनसे पूछिए ना। मोहित जी जवाब दे एक दीजिए। इंडस्ट्री एरिया बता दीजिए बीजेपी, एक इंडस्ट्री एरिया का नाम बता दीजिए जो बीजेपी। ठीक है मोहित जी, चलिए जल्दी जवाब दे दीजिए। पीथमपुर बनाया। मैं आनंद जी की बात का जवाब देता जी। हूं। अगर हमने नई परियोजनाएं नहीं बनाई, हमें जितनी बिजली, क्या आज भी उतनी ही बिजली पैदा हो रही है? और अगर उतनी ही बिजली पैदा हो रही थी तो आपके समय अंधकार क्यों था? 6 से 10-12 घंटे जनरेटर क्यों चलते थे? किसकी क्यों नहीं मिलती थी? अगर चलिए हमने एक भी योजना नहीं चालू करी तो प्रोडक्शन कैसे बढ़ गया? मतलब इस सवाल का कोई औचित्य नहीं है। अगर हमने प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ाई, नई योजनाएं नहीं लाए, सोलर में आज हिंदुस्तान दुनिया में अव्वल है। सोलर से भी बिजली बनती है, जनता दे रही है। तो अगर हमने बिजली का प्रोडक्शन नहीं बढ़ाया तो आज लोगों की बिजली की आवश्यकता है वो हम पूर्ति कैसे कर रहे हैं? जी अरे सोलर के पैसे दे रही है जनता। ये 3 रुपए में यूनिट में देते थे मगर बिजली नहीं होती थी, बिल आता था, बिजली नहीं मिलती थी। और 20 साल में, 25 साल में हर चीज की दर बढ़ी है। अगर 20 साल पहले कोई चीज 1 रुपए की आती थी तो आज 20 साल बाद भी 1 रुपए की मिलेगी क्या? तो जनता को फायदा देते ना, बिजली बेचने के बजाय। जनता को कहाँ फायदा दिया आपने? आप तो जनता को फायदा मिल रहा है, जनता को बिजली मिल रही है। चलिए जनता को फायदा हो रहा है कि नहीं हो रहा है, हम अनूप जी से जान लेते हैं, क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं, सारी चीजों को बहुत करीब से देखते हैं। अनूप जी, बड़े प्रोजेक्ट के बावजूद जनता तक फायदा पहुंचने में देरी क्यों होती है? अक्सर हम देखे हैं, प्रोजेक्ट तो आते हैं लेकिन जिसको फायदा होना चाहिए वो काफी दूर हो जाते हैं इससे। बताइए अनूप जी। देखिए, मैं आपको बहुत आपका प्रश्न बहुत अच्छा है, उसका वो जवाब भी बड़ा नपतला और सदा हुआ देना चाहता हूँ जी। क्या राज्य सरकारें, जहां तक भारत के राज्य सरकारों की बात करूं तो हम दक्षिणी राज्यों को यदि छोड़ते हैं और नॉर्थ ईस्ट के 1-2 राज्यों को छोड़ते हैं तो उत्तर भारत और मध्य भारत के जो राज्य हैं वहां पर राज्य सरकारों के पास ऐसी कोई पॉलिसी या मैनेजमेंट की कोई व्यवस्था नहीं है या मॉनिटरिंग की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है जो ये प्रॉपर तरीके से ये वॉच कर सके। और रही बात कुलेश्वर जी, जो सवाल है आपका, वो निश्चित रूप से आनंद जी की एक बात से सहमत हूँ कि जहां तक 25 साल बोल रहे हैं आनंद जी, मैं 22 साल की बात कर रहा हूँ। 2003 से यदि हम बात करते हैं तो ये 24वां साल चल रहा है। ये निश्चित रूप से यदि हम तुलना करते हैं तो मध्य प्रदेश की 1956 में मध्य प्रदेश के निर्माण के बाद से जो ग्राफ आता है जीडीपी का मध्य प्रदेश का प्रॉपर, तो ऐसा नहीं है कि मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में ग्राफ में कहीं ना कहीं गिरावट हुई है। और उसके अलावा जो है, आपने एक बात बहुत अच्छी कही थी, आपके सवाल में एक बात छुपी थी जो आपने मोहित जी से प्रश्न किया था जी। वो प्रश्न निश्चित रूप से ये था कि रोजगार की जहां तक बात करें तो सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ रोजगार की एक पॉलिसी अलग से बनानी पड़ेगी और जिसको वो उसका प्रपोजल बाकायदा केंद्र को भेजना चाहिए सरकार, क्योंकि केंद्र की बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं, पावर के क्षेत्र की अभी रिवेम्ड रिफॉर्म्स डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर स्कीम जो चल रही है बिजली की। और आनंद जी का भी एक जवाब को दुरुस्त करना चाहता हूं, मध्य प्रदेश में बिजली के पिछले 10 साल में 2 प्रोजेक्ट चालू हुए।
पुलिस ठीक है, भर्ती, ठीक है, वो ठीक है। निश्चित रूप से कहीं ना कहीं प्रदेश के विकास में योगदान देते हैं। ठीक पुलिस है भर्ती। मोहित जी, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात तो ठीक है, लेकिन क्या शिक्षा और स्वास्थ्य में भी उतनी ही प्रगति मध्य प्रदेश में दिख रही है? स्वास्थ्य और शिक्षा को जोड़ के बताता हूं। जी। अभी आप देखिए 11 नए मेडिकल कॉलेज अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो उन मेडिकल कॉलेज में नए डॉक्टर भी पढ़ाई करके नए युवा भी डॉक्टर बनेंगे। और उन हॉस्पिटल्स में, क्योंकि हर मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल उसका हिस्सा होता है, तो बुधनी जैसे क्षेत्र में, मुरैना जैसे क्षेत्र में, जहां पर आसपास 150-200 किलोमीटर की रेंज में कोई मेडिकल कॉलेज या बड़ा हॉस्पिटल नहीं होता था, और आदरणीय मुख्यमंत्री जी की योजना है कि मध्य प्रदेश के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा, जिससे कम से कम उस जिले के लोगों को आसपास के बड़े जिलों में नहीं जाना पड़ेगा, और उस पूरे जिले के लोगों का अच्छे से अच्छा उपचार वही मेडिकल कॉलेज में हो जाएगा। तो प्रदेश की सरकार आदरणीय मुख्यमंत्री मोहन यादव जी के नेतृत्व में शिक्षा, न सिर्फ मेडिकल एजुकेशन की बात कर रहा हूं, बाकी अन्य क्षेत्रों में भी लगातार इंस्टीट्यूट भी खुल रहे हैं। हर जिले में लॉ कॉलेज, डिग्री कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, इन सब की स्थापना भी लगातार हो रही है। और रोजगार की जहां तक बात करूं, जितनी भी विकास की योजनाएं आती हैं जी, उस विकास की योजनाओं में, जब विकास की कोई योजना आएगी तो उसमें लोगों को रोजगार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? काम कौन करेगा? काम तो व्यक्ति करेगा ना। मान लीजिए मशीन से भी काम हो रहा था, मशीन को ऑपरेटर ही चलाएगा ना। बिल्कुल। तो रोजगार और योजनाएं ये एक दूसरे के पूरक हैं। योजना आएगी, योजना पे काम होगा तो लोगों को रोजगार मिलेगा, और उस योजना के पूरी होने के बाद मान लीजिए सड़क बनती है, तो सड़क बनने का उस क्षेत्र के लोगों के अलावा प्रदेश के, देश के लोगों को उसका फायदा मिलता है। सड़क पे सिर्फ उस क्षेत्र के लोग तो चलते नहीं ठीक है, ठीक है, चलिए जवाब दे दीजिए आनंद जी। शिक्षा में प्री प्राइमरी और प्राइमरी स्कूल 40 से 50% बंद हो गए मध्य प्रदेश में। तो शिक्षा की तो ये हालत है सरकार की। स्वास्थ्य की बात करें तो सब प्राइवेटाइजेशन में चले गया है। आम आदमी के लिए इलाज कराना दूभर है। आज भी 100 नंबर के एम्बुलेंस गांव में समय पे नहीं पहुंच पाती। प्रसूता लोगों को ठेले पे लेके जाना पड़ता है, ये मीडिया के साथी हमारे बताते हैं। तो इंफ्रास्ट्रक्चर का फायदा बीजेपी ने आम आदमी को कहां दिया? ये सिर्फ आपने जो बोला था कि जो दिखता है वो बिकता है, तो बीजेपी ने वो हथकंडा अपना लिया, जिससे करते कुछ नहीं और बेचते ज्यादा है और करते ज्यादा है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है बीजेपी का। और ठीक है, अगर बीजेपी सफल होती है तो ये उनका अपना मापदंड हो सकता है, पर विपक्ष अपना काम करता है। हर गलत काम के लिए हम लोग विरोध करते हैं, जनता की आवाज उठाते हैं, भले विपक्ष में रहे हो हमेशा। ठीक है अनूप जी, बहुत छोटी सी मुद्दा प्रतिक्रिया सरकार चाहूंगा मैं। का ठीक है, नहीं। ठीक है, ठीक है आनंद जी। अनूप जी, जिस तरह से आनंद जी ने कहा दिखता है बिकता है, मैंने भी अपने प्रश्न में उठाया था, क्या वाकई में सिर्फ दिख ही रहा है? क्या धरातल में क्या वो हो भी रहा है कि सिर्फ ऊपर ही ऊपर है? 2% सच ये बात नहीं है, लेकिन हाँ, बीजेपी ऑलवेज 24 आवर इलेक्शन मोड पे रहती है। आपने देखा होगा, जैसे बंगाल की जो बात करते हैं जी, कि राजनीति के परिदृश्य में जो पिछले करीब 2 दशक में जो बदलाव आया है, उस बदलाव के बाद निश्चित रूप से बीजेपी का फोकस तो बदला है। बीजेपी का लक्ष्य जो होता है वो ये होता है कि हम इस राज्य में जहाँ चुनाव इलेक्शन है, आपने देखा होगा पश्चिम बंगाल में किस तरीके से बीजेपी का पूरा केडर बेस्ड, ये इसी बीजेपी केडर बेस्ड जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको इसीलिए केडर बेस्ड पॉलिटिकल पार्टी बोला जाता है। जी जी, चलिए अंतिम प्रतिक्रिया मैं ले लेता हूँ मोहित जी से। मोहित जी जल्दी से अपनी बात रखिएगा। आनंद जी जो इलाज की बात कर रहे थे, आनंद जी शायद भूल गए कि हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुष्मान योजना नामक एक योजना शुरू करी है, जिससे 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज होता है। इनके जमाने में आदमी जमीन पे लेकर इलाज कराता था, हमारे जमाने में आदमी एयर कंडीशन कमरे में, और गरीब व्यक्ति को हेलीकॉप्टर को देखने जाना था के जमाने में, उसको हेलीकॉप्टर से लिफ्ट करके हम इलाज कराते हैं उसका। जो व्यक्ति हेलीकॉप्टर देखता था बाहर से पंखा घूमता हुआ, वो हेलीकॉप्टर में बैठता है, उसके परिजन बैठते हैं, उसको हेलीकॉप्टर से हम लेकर आते हैं और अच्छे से अच्छा इलाज कराते हैं। ये फर्क है इनके और हमारे शासनकाल में। ठीक है, चलिए अब समय भी ज्यादा नहीं दे रहा, इसलिए इस विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमान का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर मध्य प्रदेश जो है तीव्र गति के साथ रफ्तार से विकास कर रहा है, और लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कह रही है कि हम विकास कर रहे हैं, हम लोगों को रोजगार दे रहे हैं और मध्य प्रदेश विकास की ओर तीव्र गति से बढ़ रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं कांग्रेस इसमें बार बार प्रश्न चिन्ह लगा रही है। कांग्रेस का साफ तौर पर कहना है कि ऐसा कुछ भी मध्य प्रदेश में नहीं है, सिर्फ ये बातें ऊपरी ऊपरी हैं। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।